टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड कैप स्टॉक। 5 ऐसे मिड कैप स्टॉक जिनका रेवेन्यू अच्छा खासा एक्सेप्शनली ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट एक्सेप्शनली ग्रो हो रहा है, उनका मार्केट शेयर भी ग्रो हो रहा है। मतलब वो ऐसे स्टॉक है जिनका पूरा का पूरा फंडामेंटल मार्केट शेयर अच्छा खासा स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। मतलब ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो आइए चलो इन 5 स्टॉक को डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल के अंदर, इंक्लूडिंग इनके जो Q1 2027 के रिजल्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, और क्वार्टर 2026 के रिजल्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले अगर किसी ने प्लीज वीडियो लाइक नहीं करते वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। बट वो स्टॉक डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, कुछ पेड अमाउंट रहेगा 400 से 500 रुपए के बीच में पर मंथ, जनरली एक अमाउंट रहता है, एक बेसिक सा अमाउंट रहता है। वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप करके मुझे लिख देना, व्हाट्सएप ग्रुप करके मैसेज कर देना नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे। जब भी नया ग्रुप बनेगा मैं आपको ऐड कर दूंगा उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, हिडन स्टॉक्स के एनालिसिस होते हैं कि हर महीने में आपको कुछ हिडन स्टॉक्स के एनालिसिस देता हूं एजुकेशन पर्पस से, कि भाई ये हिडन स्टॉक है जहां पे बाकी लोगों की नजर नहीं पड़ी है, अभी कहीं पे भी अगर अच्छा का टाइप दिख रहा हो तो मैं आपको एजुकेशन पर्पस से बता देता हूं। कुछ ऐसी प्राइवेट वीडियोस जो होती है पूरे शेयर एनालिसिस की, या कुछ चीजें कहीं पे भी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होती है, वो प्राइवेट वीडियो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही शेयर होती है जो यूट्यूब पे नहीं आती है। बाकी जो भी स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट न्यूज होती है वो अपडेट और न्यूज भी आपको मिलती रहती है कि जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी आईपीओ एफपीओ बायबैक आर्बिट्रेज ट्रिक जो भी होती है वो भी आती है। और साथ में मेंबर हर महीने के 2 शेयर एनालिसिस मुझसे पूछ सकता है कि कोई भी 2 शेयर उनको मुझसे पूछ रहा है एनालाइज कराने, तो वो मैं करवा देता हूं। बाकी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन में नहीं होती है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए ये अपन अब चलते हैं अपने फर्स्ट स्टॉक पे। अपन चलते हैं अपने पहले शेयर की तरफ। जो अपना पहला शेयर है अपना लियोड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। ये शेयर क्या करता है, माइनिंग एंड मेटल कंपनी है जो मिड कैप कंपनी है। सारे अपन मिड कैप स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मेनली माइनिंग एंड मेटल के अंदर मेनली आयरन ओर की माइनिंग करता है। जो आयरन ओर्स होते हैं उसके अंदर फाइन आयरन ओर्स जो होते हैं उसकी माइनिंग करता है, उसको साथ में प्रोसेस भी करता है। तो ये माइनिंग भी करता है, उसको प्रोसेस भी करता है। माइनिंग एक मतलब मेटल इंडस्ट्री आपको पता है बहुत ज्यादा एक तरह से ग्रोइंग इंडस्ट्री है। रीजन बिहाइंड इट, आप इंडस्ट्रियल यूज देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज देखो, होम यूज देखो, सब जगह मेटल तो आपको चाहिए ही चाहिए। वो कोई सा भी मेटल है, जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मेटल आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है उसके अंदर। अब उसके साथ ये डाउन स्ट्रीम काम भी करता है। जो आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, उस आयरन ओर से ये कुछ पैलेट्स बनाता है और डीआरआई बनाता है। पैलेट्स और डीआरआई क्या होती है, या मान लो छोटे छोटे स्पेरिकल बोल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेरिकल बोल्स होते हैं। वो बोल्स किसके काम आते हैं, वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। इसके बिना मतलब ये जो पैलेट्स है, आयरन पैलेट्स और डीआरआई के बिना स्टील मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। तो एक तरीके से ये दोनों जगह में डील कर रहा है, आयरन में भी काम कर रहा है और स्टील में भी काम कर रहा है। स्टील की जितनी ज्यादा बूम होगी, और स्टील की बूम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा हो रही है, तो जितनी ज्यादा स्टील की डिमांड बढ़ेगी, इसके पैलेट्स और डीआरआई की डिमांड भी बढ़ेगी। साथ में इसने अपना जो कैप्टिव पावर प्लांट भी बना लिया, जो भी इसकी वेस्ट हीट रिकवरी होती है, जो वेस्ट निकलता है उससे ये पावर भी जनरेट करता है। तो ये एक है। अब बाकी इसके फंडामेंटल देखो कि अच्छे खासे ग्रोइंग चल रहे हैं। सेल्स इसका 155% ग्रो हुई है 2025 वर्सेस 2026 के अंदर। प्रॉफिट इसका 156, मतलब ये दोनों 140 155 150 एक्सेप्शनल ग्रो करा इन्होंने यहाँ पे। पर इसका पी रेशियो भी थोड़ा ज्यादा चल रहा है, इंडस्ट्री का 10 और कंपनी का 30 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी 1.49। दिखने में डेट थोड़ा ज्यादा और थोड़ा सा ज्यादा भी है, पर जो माइनिंग मेटल कंपनीज होती है उनमें डेट हमेशा ज्यादा ही होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर उनका बहुत ज्यादा होता है। बाकी कंपनी के रिमेनिंग फैक्टर आप डिस्कस करोगे तो मैंने आपको कहा था जो पैलेट डीआरआई की डिमांड है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, और स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। साथ में कंपनी एक्सपांशन मोड में अच्छा खासा चल रही है। अभी इसका जो पैलेट्स है उसका प्रोडक्शन टारगेट इसने इस साल का रखा है 8 मेट्रिक टन पर एनम, और Q1 के अंदर इसने 1.7 मेट्रिक टन ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है। साथ में इसने अभी कोंगो के अंदर, जो कोंगो अफ्रीका के अंदर कंट्री है, उसमें एक सेमेफ नाम की कंपनी है, उस सेमेफ को उसने एक्वायर कर लिया, उसके 49% स्टेक एक्वायर कर लिया। और ये कंपनी क्या करती है, ये कॉपर एंड कोबाल्ट की माइनिंग करती है। और कॉपर की डिमांड आपको पता है, जो एआई, डेटा सेंटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर की वजह से जितनी ज्यादा कॉपर की डिमांड है, उसकी वजह से मतलब ये कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा है उसकी वजह से, तो इसके मतलब ये कॉपर प्रोडक्शन के अंदर भी आ चुका है। अभी रिसेंटली इसने आयरन ओर का प्रोडक्शन इसका 120% से ग्रो हुआ है। इसने अभी 4 मेट्रिक टन पर एनम का पैलेट अभी रिसेंटली इसने उसकी कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करी है नया प्लांट लगा के। फ्यूचर के अंदर भी ये 13,500 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी पाइपलाइन में लगा रखा है कि इतना हमको एक्सपेंडिचर और करना है एक्सपांशन के लिए। मतलब कंपनी अभी बहुत एग्रेसिव एक्सपांशन पे, बहुत ज्यादा एक्सपांशन ऑलरेडी चल रहा है। तो ये कंपनी के कुछ फैक्टर्स है। बाकी इसके अंदर कुछ चीजें कि जैसे कुछ रिस्क भी इसके अंदर, मेनली बस मेटल इंडस्ट्री में एक रिस्क होती है कि प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। तो अगर
मतलब मार्केट के अंदर प्राइस गिरी इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर इसके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, वो अपन को ध्यान रखना है। बाकी अपन देखेंगे Q1 का, जो Q1 2027 है उसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, पर मैनेजमेंट ने एक ये डाटा रिलीज करा है Q1 2027 का कि उनका जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है वो 53% से ईयर ऑन इंक्रीज हुआ है। जो DRI है वो 131% इंक्रीज हुआ है। पैलेट का प्रोडक्शन इनका 1.69 मिलियन टन हो चुका है। मतलब इन्होंने नई मैंने बोला था इन्होंने भी नई कैपेसिटी लगाई है 4 मेट्रिक टन पर एनम की। वो लगाने के बाद भी इनकी ऑलरेडी यूटिलाइजेशन डायरेक्ट 85% पे पहुंच गया। मतलब वो जितनी भी नई कैपेसिटी लगा रहे हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कॉपर प्रोडक्शन भी अभी 2700 टन का हुआ है। मतलब इससे ये भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये भी बहुत अर्ली स्टेज पे कंपनी के लिए भी नया रेवेन्यू स्ट्रीम है। और बाकी अपन 2025 और 2026 को कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे रेवेन्यू 109% CAGR पे चल रहा है इसका, और एक साल के अंदर 104% ग्रो हुआ है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका लगभग 139% CAGR पे दे रहा है, चल रहा है। मतलब कंसिस्टेंटली कंपनी बहुत अच्छा ग्रो यहाँ पर कर रही है। तो ये अपनी पहली कंपनी हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो वीडियो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। नेक्स्ट कंपनी अपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड, जो वन ऑफ द फेमस कंपनी है। अब इस कंपनी के रिसेंटली Q1 के रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुके हैं 2027 में, जिसने इसने अपनी बम्पर ग्रोथ भी दिखाई है, पर साथ में कुछ नेगेटिव फैक्टर भी इसके सामने है। वो मैं आपको पूरा बताता हूं क्या है। वारी एनर्जीज आपको पता होगा ये सोलर पैनल बनाती है, इसको सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। अब सब सोलर मॉड्यूल के साथ साथ अब अच्छी बात ये एक्सपांशन कर रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए सोलर सेल्स चाहिए होते हैं, तो सोलर सेल बनने के बाद बनता है सोलर पैनल, जिसको मॉड्यूल भी कहते हैं। मतलब सोलर मॉड्यूल सोलर पैनल एक ही बात है। तो पहले सेल्स बनता है फिर पैनल बनती है। पहले क्या होता था, इंडिया के अंदर सोलर सेल्स नहीं बनाए जाते थे, सब चाइना से इंपोर्ट करते थे। पर गवर्नमेंट ने बोला भाई इतना चाइना से इंपोर्ट मत करो, अब खुद से बनाना शुरू करो। तो अब सारी कंपनी मैक्सिमम मतलब बहुत सी कंपनी सोलर सेल्स भी खुद से बना रही है, तो इसलिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इसने कर दिया। तो सोलर सेल भी बनाती है, पैनल भी बनाती है। अब इसके साथ सोलर सेल सोलर पैनल, अब इसके अलावा क्या होता है, सोलर के कुछ ग्लास चाहिए होते हैं, वेफर चाहिए होते हैं। मतलब इसको बनाने के लिए सोलर ग्लास लगते हैं, सोलर के वेफर बनते हैं। ये वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी आ गए। मतलब सारी चीजें खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करी, अच्छी बात है। इसका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है यहाँ पर और ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 26 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी यहाँ पर है। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इसकी 5.4 गीगावाट की है। EPC सर्विसेज भी देती है इसकी, जो इसकी सब्सिडी आपको पता है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू EPC सर्विसेज भी देती है सोलर पूरे सोलर पावर प्लांट को। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैंने सोलर ग्लास वगैरह का भी आपको यहाँ पे बोला ही था। बाकी कंपनी की अगर आप TTM की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे, मतलब लास्ट 12 मंथ, TTM मतलब होता है लास्ट 12 मंथ की ग्रोथ देखोगे आप, तो 94% से सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट 81% से बढ़ा है। मतलब बंपर ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दी है। पर यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट लगभग 10% कम इंक्रीज हुआ है। ये एक नेगेटिव फैक्टर है। सेल्स भी अच्छा इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, पर सेल्स के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम इंक्रीज हुआ। मतलब कंपनी का मार्जिन थोड़ी सी खराब हुई है। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है इसका यहाँ पर। बाकी पी रेशियो अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 44, इसका 20 चल रहा है। सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, अपन को पता है ये पूरा सोलर पैनल वाला। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 20.22। मतलब ये बाकी फंडामेंटल सारी कंपनी के रिमेनिंग अच्छे चल रहे हैं। ऑर्डर बुक वैल्यू इसके पास 61,000 करोड़ की पड़ी है। मतलब जितना इसका एग्जिस्टिंग रेवेन्यू उसका 2.5 टाइम्स तो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इसको एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है कि ये यूएस के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा खासा इसका मतलब ये ले सकता है, क्योंकि पहले चाइना यूएस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। अब दिक्कत मतलब अच्छी बात क्या हुई कि चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह ज्यादा लगा दी है यूएस गवर्नमेंट ने, तो चाइना वाले यूएस में एक्सपोर्ट अब कम कर पाएंगे और अपनी इंडिया की कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगी। इंडिया पे कंपेरेटिवली कम टैरिफ लगाया हुआ है। और साथ में इंडिया के अंदर भी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि PM सूर्यघर योजना LPM इंप्लीमेंटेशन मतलब गवर्नमेंट का टारगेट है बहुत सारे घरों के अंदर आपको सोलर पैनल लगाना हर गांव के अंदर, तो वो भी है। साथ में बेस एनर्जी में भी ट्रांजिट कर रही है। मतलब कंपनी बहुत अच्छे खासे लेवल पे एक्सपांशन कर रही है। जो बैटरी स्टोरेज नहीं होता, मतलब बैटरी मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए बैटरी, ये उसके अंदर भी आती जा रही है। कंपनी का एग्रेसिव मतलब 30,000 करोड़ का कैपेक्स प्रोग्राम है, जिससे वो 15.4 गीगावाट मॉड्यूल की कैपेसिटी बढ़ा देगी। 10 गीगावाट की जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बढ़ा देगी। इनगट वेफर भी खुद से बनाएगी, जो इनगट वेफर चाहिए होते हैं सोलर पैनल बनाने के लिए। सब सोलर ग्लास पावर प्लांट भी बोर्ड में अप्रूव कर दिया कि 3,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कि आप सोलर ग्लास भी खुद से बनाओ। सारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि सोलर पैनल के सारे आइटम ये कंपनी खुद से बना रही है। रिसेंटली इसको यूएस मार्केट से एक ऑर्डर मिला है 236 मेगावाट का, तो मतलब यूएस मार्केट की भी अच्छी खासी एंट्री चल रही है। बस एक नेगेटिव फैक्टर जो मैंने आपको कहा था, EBITDA मार्जिन इसकी यहाँ पे कंप्रेस हुई है, तो अब आपको ये एक बार देखना पड़ेगा। वैसे कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर एक बार देखना पड़ेगा ये एक ही क्वार्टर के अंदर कंप्रेस हुई है। फ्यूचर के क्वार्टर इसके अच्छे चलने वाले हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है एक ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। फिर अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के फंडामेंटल की बात करते हैं। आप देखोगे रेवेन्यू 79% से, EBITDA 44% से, प्रॉफिट इसका नेट प्रॉफिट
14% से, और ईपीएस भी इसका 13% से, मतलब सब कुछ इसका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। इवन मैनेजमेंट का फ्यूचर टारगेट भी है कि मैनेजमेंट का फ्यूचर के अंदर भी मैनेजमेंट लगभग 7,000 करोड़ का इबिड्डा एम कर रही है यहाँ पे, 7 से 8,000 करोड़ का इबिड्डा, और करंट इबिड्डा इसका 2026 में 5,000 6,000 करोड़ का था। मतलब फ्यूचर गाइडेंस भी मैनेजमेंट की इस कंपनी को लेके अच्छी है। अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो अपनी नेक्स्ट कंपनी है अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्री आपका काम क्या है, देखो ये ट्रांसमिशन के कंडक्टर और केबल्स वगैरह बनाती है। ट्रांसमिशन के कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर्स लाइक जो नेक्ड वायर होते हैं ना, नेक्ड वायर जो भी होते हैं, लाइक जो एल्यूमिनियम और एलॉय के जो वायर्स होते हैं नेक्ड वाले, और बड़े बड़े कंडक्टर्स होते हैं जिससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिल्कुल हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर होती है वहां से लेकर लोगों के घरों तक, वो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंडक्टर चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, वो कंडक्टर्स और वायर से बनाती है। तो पावर ट्रांसमिशन एंड कंडक्टर केबल ये बनाती है, और पूरा के पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये एल्यूमिनियम एंड एलॉय कंडक्टर का, वर्ल्ड का पूरा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है यहाँ पर। और साथ में मतलब वही कि एचवीडीसी की जो लाइंस होती है, हाई वोल्टेज करंट अगर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए भी बनाती है। साथ में इसका सेकंड डिवीजन है स्पेशलिटी ऑयल्स का, कि कंपनी ट्रांसफॉर्मर का ऑयल भी बनाती है। नंबर 1 इंडिया के अंदर प्लेयर है वो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए, और ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड 3rd नंबर का प्लेयर है। केबल का डिवीजन भी इसका अच्छा खासा है। तो मतलब इसके जो प्रोडक्ट की डिमांड है अच्छी खासी है, क्योंकि जो वायर केबल कंडक्टर चाहिए वो मतलब पावर की, जितनी ज्यादा पावर की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी। लाइक रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपने प्रोड्यूस कर रही तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे करोगे, उसके लिए आपको कंडक्टर चाहिए होंगे, केबल्स चाहिए होगी, वो आप पे होगी। रेलवे इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं आजकल सारी, तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी कंडक्टर केबल्स वगैरह लगते हैं। डेटा सेंटर सबसे बड़ी डिमांड क्रिएट करके बैठे कि डेटा सेंटर की वजह से बहुत ज्यादा कंडक्टर केबल की डिमांड है, मतलब पावर की डिमांड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बूम पे चल रही है अभी, तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी यहाँ पर। सेल्स 24% से, प्रॉफिट 37% से ग्रो हुआ है, अच्छी बात है ये। पी रेशियो भी इसका इंडस्ट्री के बराबर चल रहा है, इंडस्ट्री का 44, इसका 46 में लगभग बराबर चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% चल रहा है, अच्छा चल रहा है। डेट इक्विटी 0.18, डेट भी ऐसा बहुत ज्यादा कोई है नहीं कंपनी के अंदर। अदर फैक्टर देखोगे कंपनी के पास ऑर्डर बुक वैल्यू लगभग 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है। ग्रोथ फैक्टर के देखोगे सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर इस कंपनी का है, जितने बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर है, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्होंने अपने एआई के डेटा सेंटर इंडिया के अंदर सेटअप कर लिए, इतने बड़े बड़े जाइंट्स ने। अब ये कंपनी का ये एक अप्रूव्ड सप्लायर बन चुका है, यूएस ने मतलब इसको अप्रूव कर दिया कि आप हमारे सप्लायर बन सकते हो इनकी टेस्टिंग के बाद, तो इसको मौका मिल सकता है इनको सारे के सारे केबल्स और कंडक्टर सप्लाई करने का। ये बहुत बड़ा इसका ग्रोथ फैक्टर है यहाँ पर पे। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं यहाँ पर पे। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, सबकी वजह से इसकी डिमांड यहाँ पे अच्छी खासी इंक्रीज होने वाली है। बाकी अगर आप और एक्सपांशन की बात करोगे तो इसकी जो सब्सिडीज है वो यूके के अंदर भी है, ब्राजीलियन के अंदर भी है, वहां पर भी इसने इनको एक्सपांड करने का और ज्यादा प्लान बनाया ताकि वो लार्ज स्केल पे यूरोप और अमेरिका के ऑर्डर्स भी और ज्यादा उठा पाए। बाकी अगर मैनेजमेंट का फ्यूचर का टारगेट देखेंगे तो मैनेजमेंट का टारगेट है कि रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ 25% से इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी वो 80 से 90% करने वाले हैं यहाँ पर। और मेन एक की रिस्क वही है कि भाई मेटल वॉलेटाइल चलता है, तो जो कंडक्टर और केबल्स बनाने के लिए मेटल लगता है तो उसकी मार्जिन थोड़ी ऊपर नीचे उस वजह से हो सकती है। बाकी अभी Q1 FY27 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, EBITDA भी इंक्रीज हुआ है, EBITDA मार्जिन भी इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुई है, मतलब रिजल्ट अच्छा खासा इसका इंक्रीज हुआ है। अब अपन नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जो है अपना मैक्स हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता है। देखो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है कि इकोनॉमी कितनी भी तहस नहस हो जाए, ये एक डिफेंसिव ग्रोथ सेक्टर है कि भाई इकोनॉमी कितनी कैसी भी खराब चल जाए, अगर कोई बीमार है तो इंसान अपना इलाज कराएगी। उसमें मैक्स हेल्थ केयर क्या काम करता है, मैक्स हेल्थ केयर जो काम करता है ये प्रीमियम हॉस्पिटल है जो प्रीमियम लोगों के लिए होता है। एक एक दिन का बिल इसका 70 से 80 हजार चलता है, लगभग 70 to 80,000 INR चलता है यहाँ पर। तो एक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है जो मेनली दिल्ली एनसीआर के अंदर है, पेन इंडिया सब जगह ग्लोबली एक्सपांड करी है। जितने भी जो एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है उसने वो लगा रखी है, कार्डियक, न्यूरोसाइंस, रोबोट से सर्जरी करना, डायग्नोस्टिक लैब चलाना, ऑन्कोलॉजी, मतलब जो भी रोबोटिक वगैरह जो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है वो सब इसने यूज ले रखी है यहाँ पर। और अब ये सबसे बड़े इसके दो ग्रोथ फैक्टर चल रहे हैं। पहला तो एक असेट लाइट एक्सपांशन मॉडल। असेट लाइट एक्सपांशन मॉडल मतलब कि अब ये खुद से अपने हॉस्पिटल अलग अलग जगह ओपन नहीं कर रहा, लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहा है। फ्रेंचाइजी से क्या हो रहा है कि फ्रेंचाइजी से इसका रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज इसको मिल जाता है और खुद को इसको बड़ा बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लगाना पड़ रहा, तो ये ज्यादा जगह एक्सपांड कर सकता है। सबसे बड़ा एक और पॉजिटिव फैक्टर है इसका, मतलब सिंपल शब्दों में ज्यादा एक्सपेंडिचर करे बिना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे बिना सब जगह ये एक्सपांड हो सकता है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। आप क्या देखोगे सेल्स इसके 19% से ग्रो हुई है, प्रॉफिट 31% से ग्रो हुआ है, एक अच्छी बात है। पी रेशियो इंडस्ट्री का चलता है 66, इसका चल रहा है 77, तो इंडस्ट्री के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है इसका चल रहा है अभी इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% अच्छा चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.3, डेट भी ऐसा बहुत ज्यादा इसके अंदर है नहीं। बाकी कंपनी भी एक्सपांशन मोड में अच्छा खासा चल रही है। रीजन एक और मैंने आपको बोला, अभी बताया आपको कि भाई आपके यहाँ पे इंटरनेशनल पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यूरोप और यूएस वगैरह के अंदर क्या है, वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है महंगी है,
तो लगभग वहां से यहाँ पर इंडिया आते हैं लोग बाग इलाज कराने। तो इसका जो टोटल रेवेन्यू उसका 9%, तो जो इंटरनेशनल टूरिज्म इंटरनेशनल पेशेंट है वो यहाँ पे आते हैं। 145 प्लस कंट्रीज के पेशेंट इसके पास यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। बाकी एक्सपांशन एग्रेसिवली चल रहा है इसका। अभी रिसेंटली इसने गुड़गांव के अंदर लैंड एक्वायर करी है, वहां पे 1000 बेड की कैपेसिटी इंक्रीज करने वाला नए हॉस्पिटल में। रिसेंटली 92 बेड का इसने एक हॉस्पिटल भी एक्वायर करा है अभी यहाँ पर पे। और इसका टारगेट कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर वो उसकी कैपेसिटी 10,000 बेड से भी इंक्रीज कर देगा। बाकी इसकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट की मतलब कितना ऑक्यूपाई रहता है इसकी कैपेसिटी 75% हॉस्पिटल की कैपेसिटी ऑक्यूपाई रहती है, मतलब अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी रेट है। और एक जने का जो इंसान का जो बिल बनता है एक बेड का वो लगभग 77,000 मतलब 78,000 पर डे का बिल बन रहा है। हालांकि खराब भी है कि बहुत ज्यादा लूट रहे भाई, इतना इलाज के रुपए लग रहे हैं यहाँ पे, ये भी खराब चीज है अगर पर्सनली देखो तो, ठीक है। बाकी अगर आप रिमेनिंग हॉस्पिटल से कंपेयर करोगे जैसे मैक्स हेल्थ केयर, मेदांता, अपोलो, फोर्टिस, ये कुछ बड़े बड़े ब्रांड है, तो आप सब देखोगे ना तो सबसे अच्छे जो पैरामीटर चल रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर के चल रहे हैं। जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है वो भी सबसे ज्यादा इसी का चल रहा है। ये 3 साल का डाटा है, ये 3 साल का डाटा है यहाँ पे 24, 25, 26 इसका सबसे ज्यादा चल रहा है एवरेज रेवेन्यू पर बेड। ऑक्यूपेंसी रेट भी मैक्स हेल्थ केयर की ज्यादा है। फाइनेंशियल पैरामीटर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी इसका सबसे ज्यादा है। इबिडा पर बेड वो भी सबसे इसका ज्यादा है। मतलब बाकी हॉस्पिटल जितने भी प्रीमियम है उसके कंपैरिजन में इसका सबसे ज्यादा अभी चल रहा है हेल्थ केयर का। अब बाकी अगर आप बाकी पीएनएल देखोगे तो इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, कंट्रीब्यूशन ग्रो हो रहा है, इबिडा ग्रो हो रहा है, और साथ में पीबीटी, पीएटी सारे के सारे फंडामेंटल्स के कंपनी के ग्रो हो रहा है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी की तरफ जो है अपना फेडरल बैंक मिड कैप बैंक है। अब ये जो बैंक है जनरली पहले साउथ के अंदर ज्यादा चलता था, पर अब ये पूरे पैन इंडिया बेसिस पे अच्छा खासा एक्सपांड कर रहा है। और इसका एक्सपांशन की देखो वैसे तो पूरा नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर जैसे नॉर्मल बैंक चलते हो चलते हैं, पर सबसे बड़ा इसका भी सबसे अच्छा खासा टारगेट इसका ये चल रहा है कि ये एनआरआई के कस्टमर ज्यादा पकड़ रहा है। तो इसका मेन ग्रोथ फैक्टर ये चल रहा है कि एनआरआई कस्टमर इसके पास बहुत ज्यादा है, तो एनआरआई की डिपॉजिट इसके पास है। तो एनआरआई की डिपॉजिट मतलब जो टोटल इंडिया के अंदर जितनी एनआरआई की डिपॉजिट है ना उसमें से 15% डिपॉजिट तो पूरे इंडिया की एनआरआई की ये अकेला लेके बैठा है यहाँ पर। होता क्या ऐसे कि एनआरआई जो डिपॉजिट देते हैं वो बहुत लो इंटरेस्ट पे देते हैं, मतलब इनको लो कॉस्ट पे फंड मिल रहा है। जनरली जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं वहां पे डिपॉजिट कराऊंगा तो मुझे 7% का इंटरेस्ट देंगे फेडरल बैंक वाले, पर एनआरआई वहां पे डिपॉजिट कराएगा कहीं पे भी तो उसको 3% का ही मिलेगा। लेकिन एग्जांपल के लिए आपको बोलूं तो बैंक को कम कॉस्ट के अंदर फंड अवेलेबल हो जाता है, तो इससे इनकी इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज होती है। एक अच्छी बात चल रही है यहाँ पर। सेल्स 7% से ग्रो हुई है, प्रॉफिट 16% ग्रो हुआ है। इंडस्ट्री का पी 12 चलता है, इसका 18 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0, डेट कंपनी बैंक के अंदर डेट आपको देखना ही नहीं चाहिए, मतलब हटाओ इसको, इग्नोर करो। बाकी इसके ग्रोथ फैक्टर आप देखोगे तो मैंने कहा था एनआरआई की डिपॉजिट भाई 1 लाख करोड़ के ऊपर तो एनआरआई की डिपॉजिट इसके पास पड़ी है यहाँ पर लो कॉस्ट फंड इसको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा खासा ब्रांच एक्सपेंशन चल रहा है, हर साल ये लगभग 80 से 100 ब्रांचेस नई ओपन कर रहा है। Q1 FY27 के अंदर इसका प्रॉफिट 37% से इंक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 26% से ग्रो हुई है। सबसे मेन फैक्टर इसके असेट की क्वालिटी मतलब अच्छी खासी बढ़ी है। एनपीए इसका कम होकर 0.18 हो गया। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि जो लोग बैंक का पैसा खा के भाग जाते हैं वो बहुत कम परसेंटेज रहेगा। एक बहुत अच्छी बात है ये। मैनेजमेंट का कॉल का टारगेट है कि फ्यूचर के अंदर हम लोन की ग्रोथ 14 से 16% करेंगे, कि लोगों को जितना हम लोन देंगे, ये एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट का टारगेट अच्छा है। बाकी अगर आप बाकी के फंडामेंटल मैट्रिक्स देखोगे, जो एडवांस लोन जो लोगों को लोन दिया है इन्होंने, बैंक का काम है लोगों को लोन देना होता है, वो 15% से ग्रो हुआ है। डिपॉजिट 11% से, कासा रेशियो जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है वो 2.71% से ग्रो हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एक्सपांड हुई है, और जो ग्रोस एनपीए रेशियो वो भी कम हुआ है, नेट एनपीए भी कम हुआ है। मतलब कंपनी के फंडामेंटल और ऑपरेशनल पैरामीटर के पे अच्छे खासे इंक्रीज हुई है। तो ये हो गई अपनी टॉप 5 कंपनीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा शेयर अच्छा लगा, कौन सा शेयर खराब लगा। आपको कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे मैं आपको कमेंट सेक्शन में नंबर दे दूंगा, आप उस पर मैसेज कर देना। बाकी आपको नीचे नंबर दिख भी रहे होंगे। साथ में एक फ्री ग्रुप भी है, फ्री ग्रुप भी आप चाहो तो यू ही ज्वाइन कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो के।